हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। आपका मेंटोर और आपका सब्जेक्ट टीचर मैं ईश्वर चौधरी आपको आज की इस क्लास में हॉर्टिकल्चर का अपना सेकंड टॉपिक है। हॉर्टिकल्चर का इम्पोर्टेंस क्या है और उसका स्कोप क्या है, आज के लेक्चर में इन्हीं बातों को अपन डिस्कशन करेंगे। आपको बहुत ईजी वे से समझाऊंगा। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस क्लास को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। यदि ये क्लास आपको पसंद आती है तो क्लास को लाइक करके एक कमेंट ज़रूर करें कि क्लास कैसा लगा, ताकि मैं अगली क्लास में आपके लिए इससे भी बेटर कर सकूं। आपको पता है, सबसे पहले मैं इम्पोर्टेंस की बात करूंगा कि हॉर्टिकल्चर का इम्पोर्टेंस क्या है। आपको पता है कि हॉर्टिकल्चर का इम्पोर्टेंस है आपकी डेली लाइफ से लेके हर जगह यूज़ होती है। क्योंकि आपको पता है हॉर्टिकल्चर में आता क्या, पहले ये भी तो है ना। हॉर्टिकल्चर में आपका फ्रूट आता है, वेजिटेबल आती है, फ्लोर आते हैं, प्लांटेशन क्रॉप आती है, तमाम तरह की जो चीज़ आप डेली लाइफ में यूज़ लेते हो वो हॉर्टिकल्चर में आती है। ठीक है, तो उसका इम्पोर्टेंस तो आपके लाइफ में भी है और सब जगह है, इस इकोनॉमी में भी है और सबसे पहले तो आपकी डेली रूटीन लाइफ में भी है। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी अपन को एग्ज़ाम की दृष्टि से, ऐसे तो बात करें तो बहुत ज़्यादा स्कोप है, अपने को एग्ज़ाम की दृष्टि से पढ़ना है सेमेस्टर को, तो किस तरीके से क्या लिखना है एग्ज़ाम में, किस तरीके से पॉइंट लिखे। मैंने जो आज की क्लास है ऐसे खुद के हैंड रिटन नोट्स इसलिए बना के आया हूँ कि आपको पता लगे कि आप पढ़ तो बहुत रहे हो लेकिन एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखे, ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। अपने को एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन करने हैं ना, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ जो जैसे मैंने ये नोट्स बना के रखे हैं वैसे आपको ही लिखना है। अब पहला अपन पॉइंट ऑफ बात करते हैं कि पहला कौन सा इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मतलब आर्थिक महत्व क्या है हॉर्टिकल्चर का। ठीक है, आर्थिक महत्व की बात करते हैं सबसे पहले, बेटर रिटर्न पर यूनिट एरिया देन फील्ड क्रॉप्स। कहने का मतलब है जो फील्ड क्रॉप्स जैसे कि अपन मान सकते हैं एग्रोनॉमिक जो क्रॉप है ना, उसके कंपैरिजन में इसका जो रिटर्न है ना पर यूनिट एरिया वो ज़्यादा आता है। जैसे आप गेहूं बोते हो और एक तरफ आप मैंगो की क्रॉपिंग करते हो। ठीक है, मैंगो का खेती करते हो और एक कोई किसान है, फार्मर्स है, वो वीट की खेती करता है, तो आपको जो पर यूनिट रिटर्न्स है ना वो मैंगो से ज़्यादा आएगा। ओके, पहला पॉइंट मेरा कहने का मतलब सीधा सा यही है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स दोनों अच्छे से समझ लेना। मैं आपको हिंदी में भी समझाऊंगा लेकिन नोट्स आपको दोनों लैंग्वेज में ये मिल जाएंगे। ठीक है, हिंदी वालों को हिंदी में मिल जाएगा और समझने में कोई मैं यहाँ पे इतनी भी ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ। सेकेंड पॉइंट है हाई वैल्यू क्रॉप्स विथ हाई पोटेंशियल। यानी आपको पता है कि वीट की जो गेहूं का वैल्यू है वो कम मिलेगा और मैंगो का वैल्यू ज़्यादा मिलेगा। तो सीधी सी बात है कि आप हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ग्रोविंग करोगे तो उसका आपको जो वैल्यू है वो ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद में अपन बात कर रहे हैं कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब उसके शेयर, यानी कि योगदान की बात करें तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का जीडीपी का मतलब क्या है, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका जो कंट्रीब्यूशन है देश की कंट्री के आर्थिक इकोनॉमिक्स दृष्टि से देखें तो अपन लगभग 25% के आसपास है। लेकिन ये एरिया कितना है, 25% है, जो आपका 8.5% एरिया से आता है। ठीक है, अब सेकंड बात करते हैं अपन पॉइंट की, हाई प्रोडक्टिविटी मतलब अधिक उत्पादकता। आपकी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती है उससे अधिक उत्पादकता मिलती है। द एवरेज यील्ड ऑफ पपाया, बनाना एंड ग्रेप्स आर 10 to 15 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स। कहने का सीधा मतलब ये है कि जो आपकी एग्रोनॉमिक क्रॉप्स होती है जैसे कि बाजरा हो गया, पेर्ल मिलेट, मेज हो गया, उनकी कंपैरिजन में 10 से 15 टाइम, 10 to 15 टाइम्स मोर जो प्रोडक्टिविटी होती है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की होती है। ओके, तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट आपको लिखना है हाई नेट प्रॉफिट मीन्स वीट, ग्राउंडनट, रागी हिल्ड 3 to 4 टन्स पर हेक्टेयर वैल्यूड। उसकी वैल्यू है जो आपकी 2500 टू 25,000 से 35,000 होती है क्विंटल की रेट। ओके, ग्रेप्स एंड मैंगो बनाना 20 to 40 टन वैल्यू है जो आपकी 1.5 लाख से लेके 2.5 लाख तक इसकी वैल्यू होती है। तो आप सीधा सा जो अपना पॉइंट है इससे समझ सकते हो कि इसकी जो आपका वैल्यू है, नेट प्रॉफिट है, वो आपका हॉर्टिकल्चर क्रॉप से ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ मैं तो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। आपको पता है
जो भी आप इंडस्ट्री ओपन कर रहे हो, जैसे एग्रीकल्चर से बेस्ट या हॉर्टिकल्चर, उसका कच्चा मटेरियल प्राप्त होता है। जैसे आप कोई भी, जैसे आप मैंगो का जूस बनाते हो, तो उसके लिए पहले तो सबसे पहले तो आपको मैंगो एकदम जूस नहीं बनता है, उसके पहले मैंगो लाना पड़ेगा। ग्रेप्स के लिए जैसे आप वाइन बनाते हो तो उसके लिए पहले ग्रेप्स लाने पड़ेंगे, तो वो रॉ मटेरियल का काम करता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इफिशिएंट यूटिलाइजेशन मतलब पूरी तरीके से यहाँ पे यूटिलाइजेशन होता है। जैसे मैं एक बात कर देता हूँ कि मशीनरी का पूर्ण रूप से यहाँ पे यूज़ होता है, लेबर का पूरी तरीके से यूज़ होता है, लैंड का होता है, वाटर का होता है, जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं उसका प्रॉपरली तरीके से यूटिलाइजेशन होता है, ओके। अब नेक्स्ट अपन बात कर देते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट एंड बैरन लैंड्स फॉर प्रोडक्शन। जैसे अपने पास में कोई ज़मीन पड़ी है, वो लैंड भी अपने हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स उगाने से वो यूज़ में आ जाती है। जैसे कोई बंजर भूमि पड़ी, बैरन भूमि मतलब जो आपके वेस्ट पड़ी है, उसका भी आप यूज़ कर सकते हो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स लगा के। उसके बाद में फॉरिजन एक्सचेंज। अब ये पहला है जो मैंने बात की थी, आपका हो गया इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। इसके अंदर आपको इतने पॉइंट्स लिखने हैं। सेकंड अपन बात करेंगे इम्पोर्टेंट फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। आपका न्यूट्रिशनल पोषण के अंदर किस तरीके का हॉर्टिकल्चर का महत्व है, ठीक है। आईसीएमआर क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो न्यू दिल्ली के अंदर है। रिकमेंडेड टू द यूज ऑफ 150 ग्राम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पर कैपिटा 380 ग्राम्स पर डे। देखो, आपको ये आईसीएमआर कहता है कि 150 ग्राम फ्रूट्स पर डे के आपको खाने चाहिए और 380 के आसपास ग्राम है जो आपको वेजिटेबल्स खानी चाहिए। और भी ये बहुत सारी चीज़ें रिकमेंडेड करता है। अपन नेक्स्ट बात करते हैं और क्या क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू है। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन फॉर इसेंशियल। देखो, जो आपकी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती हैं उसके अंदर बहुत सफिशिएंट मात्रा में आपका कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स प्रोवाइड एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट और फैट अपने बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। जैसे कौन कौन सी आपकी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में कितने % प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है वो देख लेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट की। देखो, एवोकाडो के अंदर आपकी 79% जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स होता है। उसके बाद में रेजिन्स में 78 होता है, डेट्स में आपका 67 होता है, बनाना के अंदर 27 होता है, ओके। प्रोटीन एंड फैट विच आर इसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये दोनों आपकी वृद्धि और विकास के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, अपने कार्बोहाइड्रेट तो देख लिया, प्रोटीन किस में कितना होता है। कैशू नट के अंदर 21% प्रोटीन होता है और आलमंड के अंदर 20% होता है, ओके। उसके बाद में फैट की बात करें तो वालनट के अंदर 64% होता है और आलमंड के अंदर 58% फैट होता है। उसके बाद में अपन कैलोरिक वैल्यू देखें तो वो भी अच्छी खासी होती है। अब देखते हैं विटामिन अपने जो बॉडी को विटामिन्स मिलते हैं वो भी इस हॉर्टिकल्चर के जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, उनमें सफिशिएंट मात्रा में विटामिन्स होते हैं। जैसे अपन बात करते हैं मैंगो और पपाया के अंदर आपको देखा जाए तो ये जो दो फ्रूट्स क्रॉप्स हैं इनके अंदर सफिशिएंट विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूं कैशू नट और वालनट के अंदर आपका विटामिन B1 पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में बील की बात करें तो उसके अंदर B2 पाया जाता है। अब विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी अपने किस फ्रूट्स के अंदर होता है सफिशिएंट, जैसे बारबेडोस चेरी हो गया, अनोला हो गया, गुआवा हो गया, इनके अंदर सफिशिएंट मात्रा में ये विटामिन सी पाया जाता है। तो आपको विटामिन्स का भी ये एग्जाम्पल के तौर पे समझाओगे ना तो आपका जो एग्जामिनर रहेगा, कॉपी जो चेकर रहता है, उसको दिखेगा कि स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन के साथ में मेंशन किया है। अब मिनरल्स की बात करते हैं कि कौन कौन सी हॉर्टिकल्चर की क्रॉप्स हैं उसके अंदर मिनरल्स भी पाया जाता है, ठीक है। मिनरल्स बोन्स एंड टीथ आर मेनली मेड अप ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस। आयरन इज इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड where is iodine regulates the functioning of hormones। अब आपको पता है कौन कौन से एग्जाम्पल लिख देने हैं, एलमंड, अनोला, एप्पल, इसके अंदर बेर में सफिशिएंट आपके मिनरल्स मिल जाते हैं, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट मैं बात करता हूँ एंजाइम्स। एंजाइम आपको क्या है, आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी होती है ना, उपापचयी क्रियाएं, उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं एंजाइम्स। अब एंजाइम्स बॉडी में कहाँ कौन सा एंजाइम्स मिलेगा और कौन से फ्रूट्स में मिलेगा, ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखता है, ठीक है। अब आपको पता है पपाया के अंदर एक पेपेन होता है
जो आपका पाचन के अंदर, मेटाबॉलिज्म के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट योगदान देता है। तो ये चीज़ आपको पता है एग्जाम में पूछा जाता है कि पपाया में कौन सा जो एक एंजाइम पाया जाता है, तो इसको ध्यान रखना, एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है पेपेन। उसके बाद में पाइनएप्पल में ब्रोमेलिन पाया जाता है। मैंने ये नोट्स बहुत अच्छे से बहुत मेहनत के साथ में दोस्तों बनाए हैं, तो आपको जो मैं बता रहा हूँ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जेआरएफ आगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे तो उसमें भी काम आने वाले हैं। ठीक है, फाइबर एंड, देखो आपको फाइबर भी अच्छी मात्रा में मिलेगा फ्रूट्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद में फ्रूट्स हैविंग मेडिसिनल वैल्यू, फ्रूट्स के अंदर आपको पता है मेडिसिनल वैल्यू भी होता है। पपाया रिड्यूस नाइट ब्लाइंडनेस, यानी जो आँखों की आपका रतौंधी रोग होता है ना, जो उसको पपाया रिड्यूस करता है, कम करता है। सिट्रस जूस है जो आपका डायरिया होता है उसको कम करता है। ओके, उसके बाद में इसका सोशल वैल्यू क्या होती है, जैसे हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर की सोशल वैल्यू भी है, सोशल एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस। ठीक है, हॉर्टिकल्चर इज ए पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन, फ्रूट्स आर बीइंग यूज्ड फॉर वर्शिप ऑफ गॉड्स। आपको पता है भगवान की पूजा के लिए भी हॉर्टिकल्चर के जो फ्लावर्स हैं उनका उपयोग किया जाता है। तो आपको पता है इसका सोशल एंड रिलीजियस वैल्यू भी, धार्मिक पूजाओं में भगवान को चढ़ाने के रूप में फ्लावर्स का यूज़ लेते हैं, तो इसका रिलीजियस एंड सोशल यूज़ भी होता है। ओके, उसके बाद में आपको पता है टाइंग ऑफ मैंगो लीव्स एट द एंट्रेंस ऑफ हाउस। आपको पता है किसी घर का फर्स्ट टाइम या ओपनिंग होती है, गृह प्रवेश होता है, उस वक्त घर के जो मेन दरवाज़ा होता है वहाँ पे मैंगो की पत्तियाँ लटकाई जाती है, या दिवाली के फेस्टिवल पे भी आपको पता है घर के बाहर मैंगो की जो पत्तियाँ लटकी रहती है तो वहाँ पे यूज़ होता है। तो आपको पता है ये सोशल यूज़ हो गया है ना, इसको अपन सोशल या धार्मिक रूप से देख सकते हैं। ओके, ये सोशल और रिलीजियस इंपॉर्टेंस हो गया। उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, हॉर्टिकल्चर क्या है, अपने को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का भी अपॉर्चुनिटी देता है। एग्जाम्पल के लिए कैसे, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स प्रोवाइड gainful employment for small farmers and agricultural labor throughout the year। आपको पता है आपने जैसे पोमोग्रेनेट की एक फार्मिंग किया है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको पता है प्रॉपरली उसको ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग के लिए लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, तो उन लेबर के लिए तो वो रोजगार ही जनरेट हुआ ना, एम्प्लॉयमेंट ही हुआ ना। इस तरीके से कोई भी आप पढ़ रहे हो तो उसको ब्रॉड लेवल पे देख के सोचो, है ना। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ज़्यादा देती है एग्रोनॉमिक क्रॉप की बजाय, क्योंकि आपको पता है पोमोग्रेनेट की जो लाइफ है वो ज़्यादा होती है, उसमें जो आपको पता है जो रिक्वायरमेंट होती है ना, जैसे ट्रेनिंग हो गया, प्रूनिंग हो गया, उसके बाद में आपको उसको छोटी अवस्था में वो फ्लावर्स भी तोड़ने पड़ते हैं, तो वो इस तरीके से उसको ज़्यादा इनकम मिलती है वहाँ पे लेबर को। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं अदर इम्पोर्टेंस क्या है, दे हेल्प्स इन ट्रांसफॉर्मिंग माइक्रो क्लाइमेट को ये ट्रांसफॉर्मिंग में भी मदद करते हैं। अब अपन बात करते हैं कि स्कोप क्या है। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि स्कोप क्या है, तो आपको मैं स्कोप भी बताऊं, टू एक्सप्लॉइट ग्रेट वेरिएबिलिटी ऑफ एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं टू सब्स्टिट्यूट इम्पोर्टेंट इंक्रीज एक्सपोर्ट। देखो हॉर्टिकल्चर का स्कोप क्या है, जैसे अपने देश में कोई क्रॉप्स हुई है, अच्छी मात्रा में हुई है, तो अपन उस चीज़ को यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं या इंपोर्ट कर सकते हैं, अपने यहाँ पे नहीं हुई है तो वो एक स्कोप हो गया है। ओके, टू मीट द रिक्वायरमेंट फॉर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। आपको पता है जब हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ज़्यादा होगी तो अपन को उसको प्रोसेसिंग करना पड़ेगा, वो एक स्कोप है। और स्कोप में ये भी मान सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, और स्कोप में अपन ये भी लिख सकते हैं कि ये इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद में ये भी लिख सकते हैं स्कोप के अंदर कि ये हमारे लिए जो नई प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करती है और न्यूज यहाँ पे लेबर की, स्किल वाले लेबर की रिक्वायर होती है। आगे और देखते हैं अपन, एक्सपेंशन इन नॉन ट्रेडिशनल एरियाज। एक्सपेंशन इन नॉन ट्रेडिशनल एरियाज मतलब जो आपके परंपरागत जो एरियाज है उसके अंदर विस्तार होता है, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट होता है। ठीक है, एक्सपोर्ट का मैंने बता दिया, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मैंने बता दिया, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन यानी कि क्रॉप के अंदर विविधता आती है। ठीक है, उसके बाद में टेक्नोलॉजी वाला मैंने बता दिया, इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस बता दिया, ये तमाम तरह के। और आप एक ये भी कंजर्विंग सॉइल एंड इकोसिस्टम, जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है वो सॉइल कंजर्वेशन का काम करती है और इकोसिस्टम को मैनेज करने का काम करती है। इस तरीके से आपका ये स्कोप मान सकते हो और इम्पोर्टेंस मान सकते हो। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, सभी स्टूडेंट्स को मैं बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एग्री कैपिटल के एप्लीकेशन का लिंक है,
सभी दोस्त एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आपको ये PDF मिल जाएगी। ठीक है, सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट रहेगा कि एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना और फ्री में मिलेगी, कोई पैसा नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को ये नोट्स अच्छे से है, मैंने जो अच्छा जितना, और ये कॉम्पिटिटिव आपका 101% मैं कह सकता हूँ कि एग्जाम के अंदर आएगा। नहीं आएगा तो मेरे से लिख के ले लो, आपके एग्जाम के अंदर श्योर पूछा जाएगा। स्कोप एंड इंपॉर्टेंस हॉर्टिकल्चर का लिखना है और यही लिखना है, इतना अच्छे से लिखोगे आपके पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहिए एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।